जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के समीकरण हैं। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ रखते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल के बारे में जानते हैं कि किस तरह का सियासी माहौल है। आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर संसदीय सीट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात किस तरह के इन संसदीय सीटों पर हैं। सबसे पहले कैराना संसदीय सीट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत पवार साहब। लोकेश जी, अब तो नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, जिनमें प्रथम चरण में चुनाव होना है। तो सहारनपुर भी नहीं हुआ। सहारनपुर भी अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है जब तक हमारे दर्शक वीडियो देखे तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब ऐलान नहीं हुआ है। तो कैराना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैराना पर मुख्यतः तीनों दलों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सांसद प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा और सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, सपा कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन। 2019 में यहाँ पर प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 2014 में बाबू हुकम सिंह और 2009 में तबस्सुम हसन। 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें भी तबस्सुम हसन जीती थी। अब 2024 है। प्रदीप चौधरी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। गुर्जर समाज से आते हैं। इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर समाज से आती है। उनके परिवार भी कई सदस्य इस संसदीय सीट से सांसद रहे हैं। भाई विधायक हैं कैराना के उनके। अगर सबसे मजबूत बैकग्राउंड अगर किसी की है पॉलिटिकल हिसाब से तो फिलहाल इकरा हसन की है, जो परिवार में 3 सांसद रहे हैं। भाई कई बार का विधायक रहा है, खुद भाई का चुनाव लड़वाया है। बहुत मजबूत बैकग्राउंड है। लेकिन बैकग्राउंड तो एक होता है, चीज है, लेकिन वर्तमान हालात क्या है उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं कैराना संसदीय सीट को? देखो साहब, जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से लेके अब तक एक स्थिति लगातार बनी हुई है कि प्रदीप चौधरी का विरोध, चारों तरफ से ये आवाज उठ रही है प्रदीप चौधरी का विरोध है। यानी जो चुनाव की स्टार्टिंग होती वहीं पे ही भाजपा थोड़ी बैकफुट पे आई हुई है। फिलहाल प्रदीप चौधरी का चुनाव बैकफुट के हिसाब से ही लड़ा जा रहा है। और जब मैं अगर बेबाक और दो टूक कहूँ तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है कि आज की तारीख में इकरा हसन को चुनाव में काफी एज है। इसका हम अपने दर्शकों को थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। विधानसभा वार कि किस तरह का, किस विधानसभा में किस तरह के समीकरण है। हालांकि हम जीत का अंतर ये सब तो नहीं जानते, लेकिन किस तरह का माहौल है वो देखने थोड़ा सा चर्चा करेंगे विधानसभा के। देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को, कि हम लोग जो बता रहे हैं वो जो फिलहाल हमारे सामने जो स्थिति है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो माहौल दिख रहा है, हम उसके आधार पर एक विश्लेषण करने का प्रयास भर करते हैं। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य साबित होगा या जो हम बताने जा रहे हैं रिजल्ट वही होगा, क्योंकि चुनाव रातों रात बदल जाता है। लेकिन आज हम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तो किस तरह का माहौल है हम उस पर बात कर रहे हैं। जी। सबसे पहले हम कैराना विधानसभा की बात कर लेते हैं। कैराना विधानसभा से नाहिद हसन विधायक है, लगातार तीसरी बार विधायक है। पहली बार 2014 के उपचुनाव में बने थे, फिर 2017 के आम चुनाव में और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में वह जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव जीते। मरगांका सिंह से उनका मुकाबला होता रहा है। मरगांका सिंह बाबू हुकम सिंह की बेटी है, बड़े गुर्जर नेता रहे हैं स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी। तो प्रदीप चौधरी और इकरा हसन कैराना विधानसभा पर आप क्या मानते हैं? देखो, पहले तो मैं आपको इस कैराना विधानसभा के बारे में एक चीज आपको बताऊं कि बाबू हुकम सिंह क्यों कामयाब होते थे। जब तक बाबू हुकम सिंह जीतते रहे, विधायक जीतते रहे, सांसद भी जीते एक बार वो इस पूरी कैराना लोकसभा से, तो तब तक हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा अंतर नहीं था। सच बात ये है जी। और जैसे ही ये उसके बाद उनकी मौत के बाद या उनके सामने हो गया था, बल्कि उनका भी एक योगदान उसमें था, हालांकि बाद में उन्हें महसूस भी हुआ था पलायन को लेकर उनका भी योगदान था। तो क्या है कि इस सीट पे गुर्जर को जीतना जाहिर सी बात है, कैराना सीट भी ऐसी, लोकसभा भी और विधानसभा भी। तो उनके बाद वो जो हिंदू मुस्लिम बीच में एक बंटवारा हुआ, तो वहां लगातार, अगर आप नोट करें, लगातार कैराना विधानसभा खास तौर पर वहां हसन परिवार भारी बैठ रहा है 14 के बाद। क्योंकि 14 से पहले हुकम सिंह जीतते रहे, कई बार जीते हैं, लेकिन चूंकि तब उनको मुसलमान भी वोट देते थे, तो मुसलमान गुजरों में हिंदू मुस्लिम की वो नहीं थी। उसके बाद ये एक चीज खड़ी करी गई है, इसमें हुकम सिंह का योगदान रहा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनका भी योगदान रहा चीज खड़ी करने में। हालांकि इस तरह के आदमी थे नहीं, लेकिन हो जाता है कई बार। बहरहाल अब वर्तमान स्थिति है
कि कैराना से हसन परिवार भारी एक आसन वहां से लीड लेकर आएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और शायद ठीक ठाक लीड लेकर आएंगे, 40-35 हजार तक की लीड वो वहां से लेके आ सकती है। आपने कहा कि बड़ी बढ़त कैराना विधानसभा सीट पर हसन परिवार की रही है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर तबस्सुम हसन जो थी वो बड़े अंतर से प्रदीप चौधरी से हारी थी। प्रदीप चौधरी का उस संसदीय सीट पर यह पहला चुनाव था। उसके बाद 2022 में हसन परिवार को कामयाबी मिली, लगभग 25-26 हजार वोट से नाइदर से जीतने में कामयाब रहे। तो हो सकता है कि लोकसभा में एक बार फिर प्रदीप चौधरी कुछ कमाल कर रहे हैं। देखिए 2014 में बाबू हुकम सिंह जीते थे, तो हालांकि 2009 वो हारे थे किसी सीट पे, तो 2019 में प्रदीप चौधरी जीते थे, वहां तक की स्थिति थी लोग उसमें करने में। लेकिन अब वो जो 2019 का चुनाव था जिसे प्रदीप चौधरी जीत कर आए थे, ये वो चुनाव नहीं है। वो चुनाव तो एक बिल्कुल अलग ही किस्म का चुनाव था, वो वादों का था, ये नतीजों का है, ये ग्राउंड रियलिटी पे चुनाव आ रहा है। अच्छा, तब क्या था कि बीजेपी को लेकर कहीं कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी भाजपा की सरकार को लेकर के। इस बार है, बहुत सारी है, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मैटर आया है और भी कई सारे मैटर हैं। तो इस बार तो मतलब बिल्कुल रियलिटी जो असलियत है, भाई आपकी बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, किसान कहाँ मोमेंट में खड़े, ये सब चीजें चुनाव में साफ साफ इफेक्ट डालने वाले हैं। तो प्रदीप चौधरी के सामने ये भी स्थिति है। लोग कहते हैं प्रदीप चौधरी की नाराजगी, मैं पर्सनली मेरा मानना है शायद 20% इनका अपना योगदान है, बाकी स्थिति भाजपा की सरकार की वजह से उनके प्रति नाराजगी ज्यादा है। वो बात अलग है, चालाकी से उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि उनकी सारी उन्हीं की गलती है। लेकिन ये है कि हाँ, प्रदीप चौधरी चूंकि भाई सांसद का प्रत्याशी वही है, तो उनके खिलाफ एक नाराजगी है, वो पूरी तरीके से फिलहाल एक तरीके से हवा बन गई कि हाँ नाराजगी चल रही है। इसका नुकसान तो होगा प्रदीप चौधरी को। यानी कैराना में आप मानते हैं कि पिछड़ेगी भाजपा? हाँ, पूरी तरीके से पिछड़ेगी। शामली विधानसभा जहां बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने 19 में जीत दर्ज की थी, और 2017 के विधानसभा चुनाव में तेजिंदर निरवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। अब प्रसन्न चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ है। तो अब शामली विधानसभा सीट क्योंकि बड़ी चर्चाओं में है, सबसे अधिक चर्चा अगर इस चुनाव में किसी की है तो या तो शामली विधानसभा सीट की है या गंगोह विधानसभा की है। देखो, शामली विधानसभा पे ना अभी जो विधायक हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे प्रसन्न चौधरी कितने हजार वोट से जीत के आए? 8-10 हजार, सबसे ज्यादा जाट वोट उसी सीट पर माना जाता है। कैराना लोकसभा की जी, यानी वो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बतौर वो कुल 8-10 हजार वोट से जीत करके आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जाटों का ज्यादातर वोट तब भी भाजपा की तरफ ही था। तो ये जो कहना है कि जयंत चौधरी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, मुझे नहीं लगता। बल्कि अब जो स्थिति सामने आई है फिलहाल के जाटों में किस बात का रोष है, चरण सिंह की बातों को लेकर, जयंत के कुछ बयान को लेकर उनके साथी भी को कहने की नाराजगी है। तो मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि जयंत के भाजपा के साथ जाने से इस लोकसभा पे कोई ज्यादा गठबंधन के लिए नेगेटिव कंडीशंस नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत है भी, थोड़ी बहुत बनती है आप कहते हैं, तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। तो शामली विधानसभा जहां पिछली बार ठीक ठाक लीड बीजेपी ने ली थी, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि बहुत लीड की कंडीशन है, क्योंकि कुछ वोटों का डाइवर्जन भी हो रहा है जो भाजपा के प्रति विरोध है। जिस तरह से प्रदीप चौधरी के सजातीय वोटों में बड़ी सेंध लग रही है, सेंध लगी हुई है, क्योंकि उधर मनीष चौहान का वो जो कई सारे काफी लंबा चौड़ा इलाका मनीष चौहान वाला है, वो जो खुलकर विरोध में है, तो वो मुझे लगता है कि शायद शामली से भी थोड़ा बहुत नुकसान मिल जाएगी, बीजेपी बढ़त रहेगी। बीजेपी को बढ़त के मुझे लगता नहीं रहेगी, इंडिया गठबंधन को बढ़त रहेगी शामली में भी। अब थाना भवन जहां से उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे सुरेश राणा जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की सहयोगी दल है, अशरफ अली खान वहां से विधायक हैं। तो वहां पर किस तरह से देखते हैं? बड़े अंतर से 2019 में वहां पर भी हार मिली। ठाकुर वोट सबसे ज्यादा कहाँ है? पूरी संसदीय सीट में सबसे ज्यादा थाना भवन विधानसभा पे है ना, और ठाकुर सीधे बिगुल बजाए खड़े। बसपा ने ठाकुर को टिकट दे दिया और ठीक ठाक भीड़ खींच रहा हुआ आदमी, ऐसा भी नहीं है, बढ़िया बोलता है। तो जितना आपको पिछली बार भी थाना भवन से बहुत ज्यादा लीड लेके प्रदीप चौधरी नहीं आए थे, वो छोटा मोटा मार्जिन था, तो वो नुकसान ठाकुरों का हो रहा है। तो आप ये मान के चले कि थाना भवन सीट भी पूरी तरह फंस चुकी है, मतलब थाना भवन जो विधानसभा है वहां भी शायद बीजेपी को लॉस ही रहेगा। यानी बसपा के उम्मीदवार से वहां बसपा को उम्मीदवार लॉस देगा। बिल्कुल। शामली जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उम्मीदवार है प्रदीप चौधरी, उनके लिए नुकसानदेह बसपा उम्मीदवार ज्यादा है या उनके सजातीय वोटर?
दोनों सजातीय वोटर में तो खुल के विरोध चल ही रहा है, महीनों से चल रहा है। हवा तो उन्होंने बनाई शुरू में, जो सजातीय वोटर प्रदीप चौधरी का नहीं हिंदू गुज्जर, तो शुरू से हवा बनी रही है, खिलाफ है, नाराजगी है, खिलाफ है, नाराजगी है। लेकिन साथ में दो फैक्टर पे ध्यान और देना पड़ेगा। ठाकुर वोट की नाराजगी भी तो उतनी ज्यादा है। जो बीजेपी का परंपरागत वोटर ठाकुर वोट है, वो तो सीधे सीधे पाला खींच के खड़ा हुआ है। और एक छोटी चीज और, हालांकि वो बड़ा फैक्ट डालेगी, चूंकि बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, जो अभी एमएलसी किरण पाल कश्यप, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। तो दोनों ही यानी टोटल खिलाफ बीजेपी के खिलाफ ही परसेप्शन बनता जा रहा है। यानी शामली जनपद की थाना भवन और कैराना पर जो कश्यप समाज है उसमें भी सपा से लगा लेगी। बिल्कुल लगेगा, किरण पाल कश्यप बिल्कुल सारे। बिल्कुल लगेगा। अब आते हैं गंगो। भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर मंडल में इस विधानसभा सीट को सबसे ज्यादा वोटों से जीता था जी। और इस बार आप क्या सोच रहे हैं, इतने वोट से फिर जीत पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ भी काम करता है। होता क्या है, जो नौता लोग के ठाकुर वोट थे, जैसे गंगो से वो थोड़े पिछड़ रहे थे, जैसे उधर काउंटिंग गई, गिनती वहां की शुरू हुई, तो उसके बाद एकदम वो प्लस में चल गई। यानी गंगो सीट से जो लीड थी उसका मोटा हिस्सा नौता से आया था। और हिंदू गुज्जर वोट पूरी तरह उनके पीछे लामबंद खड़ा हुआ था। इस बार हिंदू गुज्जरों में तो पहले ही सेम दिख रही है, नाराजगी है, और ऊपर से ठाकुरों की नाराजगी है। तो जो गंगो विधानसभा सीट पर नौता क्षेत्र का वोटर है वो कहाँ जाएगा? वो खिलाफ जाएगा। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि गंगो से प्रदीप चौधरी लीड दे या भारी लीड देके जाएंगे। 1000-2000 की लीड ले जाए तो मुझे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तक की 4 विधानसभा सीटों में आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूत विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी किस विधानसभा पर है? गंगो थी, जितनी भी है वो नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, नहीं कहता वोट घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन गंगो सबसे मजबूत कंडीशन में थी, या थोड़ा बहुत शामिल है। अंतिम नकुड़ विधानसभा तो पिछले बार भी हार के आए थे। अब आपने इसका तो जवाब दे दिया। अब आगे और चीज सुनो, किसके बावजूद हार के आए थे? जब ठाकुर का वोट इतना सारा मिला था, पूरा वोट मिला तब था। जाट और दलित वोट भी तो बस सपा के साथ था। तो इस बार कहाँ जा रहा है वो वोट? उसमें तो पहले सेंध लगा दी ना मायावती ने, कर तो दिया ना काम। मुसलमान वोट तो कट ही नहीं रहा है गठबंधन के साथ में, और बसपा वोट के लिए उन्होंने वोट कैंडिडेट खड़ा कर दिया मायावती जी ने। और भी एक फैक्टर मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन ठाकुर वोट बेहट विधानसभा में भी बहुत ज्यादा है, उधर भी वो वोट कहाँ जाएगा? वो भी विरोध में जाएगा। तो नकुड़ में और पहले से ज्यादा भी गड्ढा बनने वाला है, अगर आप ग्राउंड क्लियरिटी देखें। एक चीज और जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, परवेज जी, हर सीट पर आपको महसूस होगा इस बार, अनंत हेगड़े का एक बयान आता है कि हमें 400 प्लस सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, और संविधान दलित वोटर्स का के लिए बहुत दुखती रग है। वो संविधान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। तो आप मान के चलिए इस बार दलित वोट इसी सोच के आसपास जाएगा, जिसकी तरफ जाएगा कि संविधान बदल देंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का क्या होगा उनके सपनों का। वो उनके सपनों पे जीते हैं, तो ये नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार मुझे नहीं लगता दलित वोट छिटकेगा। ओवरऑल कैराना संसदीय सीट को किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल कैराना संसदीय क्षेत्रों में सीट को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इकरा हसन को बहुत जबरदस्त एज है। जो 1 महीना पहले हल्की सी एज थी, एक बार पिछड़ी भी थी, और एक बार तो पिछड़ भी रही थी, लेकिन अब की आज की तारीख में इकरा हसन बहुत मजबूत कैंडिडेट है। भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है ये सीट, और मुझे लगता नहीं शायद आप कवर कर पाएंगे। हालांकि जो बीजेपी के पास संसाधन है, जितना उनका एक चुनावी मशीन की तरह काम करती है, अगर चाहें तो काफी हद तक कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पार पाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो कैराना संसदीय सीट के तो समीकरण आपने समझ लिया। अब चलते हैं मुजफ्फरनगर। हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कद्दावर नेता है, जाट समाज से आते हैं। वहीं उनके सामने 2 बार के सांसद संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने प्रजापति समाज के दारा सिंह प्रजापति को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, और सबसे अहम फैक्टर जो वहां पर है वो त्यागी समाज का निर्दलीय उम्मीदवार है। तो किस तरह के सियासी समीकरण मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के रहेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस पर क्या माहौल है और 2022 के नतीजे किस तरह के रहे थे। जी, मुजफ्फरनगर चलते हैं, किस तरह से देखते हैं? मुजफ्फरनगर भी गठबंधन बहुत मजबूत कंडीशन में मुझे तो नजर आता है। कई सारी वजह है, जैसे एक खास वजह मैं आपको बताऊं जो आमतौर पर कोई विश्लेषक बता नहीं पाता, चूंकि हम लोग इधर से बिलोंग करते हैं, मेरा ध्यान आया उधर। ये जो ना, इसमें यहाँ 2 खाप है जाटों, बालियान मलिक, उधर तोमर है मेरठ साइड में। ये जो मलिक खाप ज्यादा है इधर, और मलिक खाप में टिकैत का काफी इनका, बालियान खाप में, हाँ सॉरी, बालियान खाप में टिकैत का काफी असर रहता है। लेकिन हरिंदर मलिक है, मलिक वोट ही बहुत ज्यादा है इधर इस सीट के ऊपर। एक बात। दूसरे ये कि आपने जैसा भी बताया, निर्दलीय त्यागी समाज से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है।
त्यागी वोट पिछले लगभग कोई 1-1.5 साल से भाजपा के खिलाफ किसी हद तक सुगबुगाहट उनमें है। एक गाजियाबाद में कुछ कांड होता है, कुछ और ही मुद्दे हैं। त्यागी समाज के अंदर भी छटपटाहट है, वो नुकसान भी भाजपा को ही होना है। और बसपा ने गेम कर ही दिया, दारा सिंह प्रजापति को चुनाव टिकट दे दिया, ठीक ठाक वोट है बसपा की सीट के ऊपर, तो वो नुकसान भाजपा को होगा। तो मुझे लगता है हरिंदर मलिक बहुत सुविधा में है फिलहाल इस सीट के ऊपर। विधानसभा वार चर्चा कर लेते हैं। चरथावल और सरधना, इन 2 सीटों पर सपा के विधायक हैं। खतौली और बुढ़ाना, दोनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। और मुजफ्फरनगर सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव अग्रवाल जी हैं, जो मंत्री भी हैं। तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले चरथावल से तो पंकज मलिक, हरिंदर मलिक जी के बेटे विधायक हैं, तो वहां पर किस तरह से देखते हैं? चरथावल सीट पे भी मैं आपको एक बात बताऊं, वहां कश्यप वोट भी ठीक ठाक स्थिति में है जी। और थाना भवन से लगी विधानसभा है। किरणपाल कश्यप ऑलरेडी एमएलसी बनाए गए हैं, तो जो प्रभाव वो इधर डालने वाले हैं किरणा सीट पे, प्रभाव वहां भी जाएगा। तो एक तो बीजेपी का जो स्टेक होल्डर था फिर पिछली बार चुनाव में, वो मोटा हिस्सा गठबंधन की तरफ जाएगा किरणपाल कश्यप की वजह से, और उनके बेटे वहां ऑलरेडी विधायक हैं, तो उनका प्रभाव भी है। तो मुझे लगता है चरथावल विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन यानी हरिंदर मलिक बढ़त बना लेंगे। बुढ़ाना चलते हैं। बुढ़ाना की स्थिति भी लगभग हरिंदर मलिक के पक्ष में जाती है, अगर समीकरण देखें तो वहां के मुस्लिम बाहुल्य है। बुढ़ाना पर राजपाल बालियान जी विधायक हैं और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीते थे। सपा का गठबंधन था। इससे पहले बुढ़ाना विधानसभा सीट से त्यागी समाज के प्रमोद त्यागी चुनाव लड़ते रहे हैं, हालांकि उन्हें कामयाबी तो नहीं हासिल हुई, लेकिन जी ये जो त्यागी समाज चुनाव है, त्यागी समाज में बहुत अच्छी कंडीशन में है, उनका कैंडिडेट आ गया त्यागी समाज का। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये वेस्ट यूपी की जितनी भी बिरादरी है ना, त्यागी है या आपके कश्यप है या गुज्जर है, सैनी है, इन सब की खूबी है उनका कहीं कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो पहले अपने कैंडिडेट के साथ जाते हैं। त्यागी समाज अपने कैंडिडेट के साथ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मोटा स्टेक यानी लगभग 60-70-80% अगर चला है तो मोटा में वो बल्क माना जाता है कि बल्क में चला गया, तो त्यागी समाज का वोट सारा अपने कैंडिडेट के साथ जाएगा। ये स्थिति भाजपा के लिए नुकसानदायक है। तो उस विधानसभा से भी मैं मानना चाहता हूँ हरिंदर मलिक मजबूत है। मुजफ्फरनगर की स्थिति तो बड़ी बिगड़ी। वैसे तो मुजफ्फरनगर हिंदू समाज गढ़ माना जाता है, लेकिन अब मोमडन वोट ही बहुत आयत में है। हालांकि 2022 के चुनाव में एक चीज वहां महसूस की थी, मैं गया भी था वहां, कि जो खालापार का इलाका है वहां से जो मोमडन मोहल्ला था वहां से मोटा वोट बीजेपी को गया था। कुछ लोग कहते हैं शायद ईवीएम में खेल हुआ होगा, लेकिन मेरा अपना मानना, चूंकि मेरी वहां बात हुई थी लोगों से, कुछ मुस्लिम मेरे जानने वाले दोस्त हैं, बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें वोट इसलिए दिया है कि हम बिजनेसमैन लोग, हमें शांति चाहिए, और कम से कम इनकी सरकार में, योगी जी की सरकार में शांति है, बिजनेस करने का माहौल बना हुआ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल जब वहां पर है मुजफ्फरनगर जैसे शहर में, तो गांव में इसमें तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ये चुनाव लोकसभा का है एक बात, और लोकसभा के चुनाव में अलग फैक्टर्स हैं, मतलब योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है कुछ लोगों, ज्यादातर लोगों, लेकिन जो लोकसभा में के साथ हुए किसानों के मुद्दे कहाँ के हैं? केंद्र के मुद्दे हैं। मोमडन्स को भी लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। एक चीज चली जाएगी अभी, क्योंकि हालांकि हाईकोर्ट का मैटेरियल जनता समझती नहीं, 13,000 कुछ मदरसे जो मदरसा बोर्ड संचालित थे उन पर रोक लगा दी गई है, शायद इसका भी इफेक्ट कहने जाएगा। वैसे भी मुस्लिम वोट इस बार %1 भी बहक नहीं रहा गठबंधन से। कई बार गलतियां हुई हैं, 2022 में गलती हुई थी उन लोगों से, इस बार मुस्लिम ने बिल्कुल पक्का मन बना हुआ। मेरी जिससे बात होती है वो एक ही बात बोलता है, इस बार एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा। बुढ़ाना खतौली तो पहले से ही गठबंधन जीता हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जीती थी। आप सही कह रहे हैं, और दलित वोट भी वहां पे, गुज्जर वोट भी वहां पे है, और थोड़ा बहुत त्यागी वोट का भी वहां असर है। और सैनी वोट इस बार भी भाजपा के खिलाफ है, अंदर खाने मतलब थोड़ी नाराजगी है। कैसे? क्यों संभव नहीं? विक्रम सैनी को टिकट दिया था, विक्रम सैनी को, बल्कि वो हटाए गए थे, उनकी जगह उपचुनाव हुआ था। धर्म सिंह सैनी का फैक्टर तो महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है, क्योंकि धर्म सिंह, ये लोग भूल नहीं पा रहे कि धर्म सिंह सैनी को उसी चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल होने के लिए बुलाया गया, तो नागल से वापस कर दिया गया था। वो टिकट भी मांग रहे थे सहारनपुर से, भी कहा हमारे आदमी को टिकट दो, आपने अनुपुर में देखा होगा। तो सैनियों में ये है कहीं ना कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो वो इफेक्ट डालेगी। तो धर्म सिंह सैनी जी का असर खतौली तक है। सैनी समाज में भी एक बात होता है, अगर चंदन चौहान का असर यहाँ आ सकता है, सचिन पायलट का असर यहाँ आ सकता है, तो सैनियों में जो एक नए बिल्कुल अभी उन्होंने राजनीतिक भागीदारी में अपनी मजबूती से जमाने शुरू किए, तो उनमें क्यों असर नहीं आएगा? और तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज तुरंत फ्लैश होती है।
तो असर है, बिल्कुल है। धर्म सिंह सैनी का असर है। धर्म सिंह सैनी का नाराजगी तो उन्हीं से माननी जाती है। फिलहाल मेन असर ये है कि हमें राजनीतिक भागीदारी देने में फिलहाल भाजपा पीछे है। ये एक मैसेज चला गया, ये मैसेज गुजरों में किसी हद तक गया हुआ ऐसा नहीं है। ये मैसेज गुजरों में देखिए, हमने आपने कितने मंत्री बनाए, हमारे कई विधायक आपने कितनों को मंत्रालय दिया, कोई कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है सेंट्रल में। तो ये चीजें ये धीरे ये चीजें अब चूंकि पिछली बार भी उभरी थी, लेकिन पिछली बार चुनाव पुलवामा के कारण किसी और दिशा में चला गया था, वो चीजें इस बार थोड़ी मजबूती सामने आ रही। तो ये भाजपा की समस्या है इस बार। अब सरदना विधानसभा, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान वहां से विधायक हैं। संजीव सोम जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी पहचान होती है, तो उनका भी गढ़ है। तो क्या अतुल प्रधान हरेंद्र मलिक को वहां पर बढ़त दिला पाएंगे, या संजीव सोम के सारे संजीव बालियान एक बार फिर सरदना विधानसभा में कमल खिला पाएंगे? देखिए उस सीट पर मुख्य स्टेक क्या है वोटर्स का, ठाकुर और गुज्जर। अतुल प्रधान इसलिए वहां चुका, अतुल प्रधान को सब ठाकुर ने वोट दिया था। अब ठाकुर वोट को तो पहले से दिख रहा है, ठाकुर वोट में नाराजगी है ही है इस बार, तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधी स्थिति यही है कि ठाकुर वोट अपने साथ जाएगा। दारा सिंह प्रजापति को कहां देखते हैं मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर? दारा सिंह प्रजापति चूंकि बसपा के कैंडिडेट हैं, तो वो अगर वो खुद तो जीतने की स्थिति में खैर नहीं है, इसमें तो कुछ शक नहीं, लेकिन वो भाजपा को हराने की स्थिति में जरूर, यानी प्रजापति समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनको वोट कर सकता है। उनके साथ एक काम और हुआ, जैसे उनको टिकट हुआ तो तुरंत उनकी जो कॉलोनीज थी, जो बिल्डर है वो उनको बुलडोजर चले हैं। ये बहुत गहरा इम्पैक्ट गया और वो पूरी तरह रोष में है पूरा समाज। ओवरऑल क्या समझते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा में? भाई मैं हरिंदर मलिक को वहां एज मानता हूँ। कितना अधिक या कांटे का? ठीक है, ये तो चूंकि भाई वोट कब डलेगा, किस कंडीशन में डलेगा वो तो डिपेंड, लेकिन एज है तो एज का मतलब है वो थोड़ा प्लस स्थिति में है। अब अंतिम, इस वीडियो की अंतिम संसदीय सीट है बिजनौर। इसके बाद अन्य वीडियो में हम अलग अलग संसदीय सीटों पर आपसे ऐसी चर्चा करेंगे जहां की राजनीति को हम समझते हैं, जहां के जानते हैं कि वहां का क्या माहौल है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बलिया का यहीं बैठे बता देंगे, लेकिन जिन संसदीय सीटों से हमारा जुड़ाव है, जहां हम जाते हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनके बारे में ही हम आपको बताएंगे। तो बिजनौर संसदीय सीट, क्योंकि लोकेश जी का बड़ा समय बिजनौर संसदीय सीट पे गुजरा है और वही इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिजनौर संसदीय सीट से इनका जुड़ाव रहा है, तो किस तरह से देखते हैं क्या? देखिए इनाल मोटे तौर पर अगर देखें फिलहाल तो वहां चंदन चौहान जो एनडीए गठबंधन वो एज पे दिखता है, उसको स्पष्ट मुझे बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन अगर चुनाव के तरीके से होता है कुछ और, जैसे कि फिलहाल चल रहा है, अगर भाजपा के खिलाफ कोई लहर बनती चली गई तो भले ही वहां से कुछ खेल हो जाए, लेकिन फिलहाल चंदन चौहान को एज दिखती है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बसपा के खाते में गई थी, तो क्या बसपा इतनी कमजोर हो जाएगी? बसपा ने जाट समाज का उम्मीदवार उतारा है वहां पर। नहीं, बसपा कमजोर नहीं होगी, दरअसल है क्या, वहां गुज्जर स्टेक है और वहां इनका लोकदल का गठबंधन जाट समाज है, जाट वोट ठीक ठाक वोट है, गुज्जर वोट भी इन लगभग कोई 3 विधानसभाओं में गुज्जर वोट ठीक कंडीशन में है। थोड़ा तो चांदपुर में भी है जी, बिजनौर जिले की चांदपुर में थोड़ा सा वोट है, बिजनौर जिले में तो नहीं है। जो बिजनौर विधानसभा उसमें तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन चांदपुर विधानसभा में कुछ गुजरों को वोट है। वहीं से उलेटा गांव में डॉक्टर अमर सिंह भाजपा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, बड़े सम्मान्य व्यक्ति थे, तो वहां गुजरों का थोड़ा सा वोट है। और आपकी जो बाकी 3 विधानसभा, तीनों हस्तिनापुर, मीरापुर, जानसठ, ये तीनों में गुजर वोट, मीरापुर और आपकी हस्तिनापुर और पुरकाजी, सॉरी हमें जानसठ बोल रहे, पुरकाजी, इनमें गुजर वोट है, सबको पता है। पुरकाजी में त्यागी वोट भी है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, इतना कम भी नहीं है, पूरी बेल्ट है त्यागी की वहां भी। तो हालांकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की है भाजपा ने, ये विपक्ष ने की है, मायावती ने पेच तो फंसा दिया। अगर जाटों में डाइवर्जन वोट का हो गया किसी हद तक, तो चंदन चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज फिलहाल मोटे तौर पर उनको एज दिखता है, चूंकि अगर जब आप अलग अलग विधानसभा पे जाएंगे, आप हस्तिनापुर पे जाइए, हस्तिनापुर रिजर्व सीट है और वो गुज्जर बहुल सीट है, गुज्जर दलित बहुल सीट है, 90-95 हजार गुज्जर वोट है, 90-95 हजार गुज्जर वोट है, तो वो सारा चंदन चौहान को जाएगा। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसी जातियां हैं जो अपने कैंडिडेट के साथ जाती हैं, उन्हें सत्ता विपक्ष से आमतौर पर मतलब नहीं होता। अगर सिंगल कैंडिडेट उनका खड़ा हुआ है, वो किसी पार्टी से खड़ा हो, तो उसके साथ लामबंद हो जाती है। तो गुज्जर वोट तो आप माने चले वहां लामबंद होगा, रुकेगा नहीं चंदन चौहान के पास, और वो बड़ा फैक्टर है।
वो एक मतलब आप देखे वो जो पहले 2019 में बसपा के पक्ष में जो गया, बसपा के पक्ष में गया था, मलूक नागर की वजह मलूक से। नागर के पक्ष में गया था। यानी चंदन चौहान की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, वो स्टार्टिंग वहां से कर रहे हैं। वो जो 3 विधानसभाओं का जो गुज्जर वोट इनके साथ जाएगा वहां से कर रहे हैं। अब चूंकि वहां बसपा ने जाट समाज को दे दिया, अब चूंकि उधर जो दलित वोट है हस्तिनापुर का इनका, वो तो दलित तो जाएगा बसपा के साथ में। जाट समाज कितना डाइवर्जन हो पाएगा, संभावना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, चूंकि उधर वहां का जो जाट है वो शामली मुजफ्फरनगर मेरठ के जाट के हिसाब से नहीं चलता, उनका अलग ही सिस्टम है अपना चलने का, एक बात। लेकिन एक फैक्टर दूसरा है, बिजनौर विधानसभा में वहां लगभग 20% बाहर की आबादी है, ज्यादातर मुजफ्फरनगर मेरठ के लोग हैं, ज्यादातर जाट है उनमें। हालांकि बनिए भी है, पंजाबी भी है, लेकिन जाट बहुत आयत में है। जो मुजफ्फरनगर से गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो वहीं के होकर रह गए हैं। ऐसे बनिया समाज भी मुजफ्फरनगर से बहुत बनिया वहां जाके सेटल हो चुके हैं बिजनेस के चक्कर में, तो इसका भी एक इम्पैक्ट जाएगा। तो लेकिन फिलहाल इनाल सीट में लगभग फंसी हुई तो मानता हूँ, ऊंट कहीं बैठ सकता है, ये डिपेंड करेगा अगले 1 महीने में गतिविधि क्या क्या आती है, क्या क्या एक्टिविटी। लेकिन चंदन को फिलहाल वहां एज है। यानी आपका मानना है कि कैराना में विपक्षी गठबंधन, मुजफ्फरनगर में विपक्षी गठबंधन और बिजनौर में एनडीए को बढ़त है, फिलहाल मेरा अपना मानना ही है। लेकिन मैं एक चीज चंदन चौहान के लिए करना चाह रहा हूँ, चंदन चौहान को अपने चुनाव पर लगातार मजबूत पकड़ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि बिजनौर सीट के समीकरण कभी भी बदल सकने की स्थिति में रहते हैं। अब चर्चाएं हैं कि सपा वहां पर अपना उम्मीदवार बदल सकती है, जसवीर सिंह की जगह रुचि वीरा का नाम चर्चाओं में, फिर क्या अगर ऐसा होगा, अगर रुचि वीरा चुनाव में आती है तो चंदन को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और यह चंदन को फायदा भी हो सकता है। डिपेंड करता है जसवीर धोबी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज की तारीख में। तो कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर संसदीय सीट की जो सियासी हालात है उसके बारे में हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको किस तरह का माहौल इन तमाम संसदीय सीटों पर लगता है, और अगली वीडियो में हम आपको अन्य 3 संसदीय सीटों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर ले। जय हिंद।